सीरिया के गृहयुद्ध की शुरुआत ने एक नाटकीय मोड़ लिया जब कई सरकारों का पतन हुआ और तानाशाहों को सत्ता से हटा दिया गया। यह घटनाक्रम असद के लिए एक बड़ा संकट साबित हुआ, जिसने उनके शासन को हिलाकर रख दिया। जब असद की तानाशाही का अंत हुआ, तो कई लोगों को, जो फांसी की सजा का सामना कर रहे थे, अचानक स्वतंत्रता मिली। यह एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे तानाशाही अचानक खत्म हो सकती है, और यह मानवीय संघर्ष की गहराई को दर्शाता है। हालांकि सीरिया की स्वतंत्रता के साथ साथ धार्मिक और जातीय संघर्षों का एक नया युग शुरू हुआ। विभिन्न धार्मिक समुदायों की जटिलताएं और बुनियादी समस्याएं स्थिति को और अधिक बिगाड़ने लगीं, जिससे देश के भीतर एक गहरा विभाजन पैदा हुआ। हमा नरसंहार के बाद सीरिया में 20,000 लोगों की हत्या हुई, जिसने संघर्ष को और अधिक तीव्रता प्रदान की। यह भयावह घटना निस्संदेह सीरिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने देश को और अधिक अस्थिर बना दिया। बशर अल-असद ने अपने पिता की पुरानी आर्थिक नीतियों को बदलते हुए बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाया। लेकिन इस बदलाव ने बेरोजगारी और महंगाई को भी जन्म दिया, जिससे आम लोगों की जिंदगी और भी कठिन हो गई। 2010 में ट्यूनीशिया में हुई एक घटना ने अरब स्प्रिंग की लहर दौड़ाई, जिससे पूरे क्षेत्र में कई देशों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। इसने क्षेत्रीय राजनीति को बदलने में एक अहम भूमिका निभाई, जिससे अस्थिरता की स्थिति और भी बढ़ गई। 2011 में जब सीरिया में प्रदर्शन शुरू हुए, तो असद सरकार ने बेरहमी से बल प्रयोग किया। यह हिंसा केवल उपद्रव को बढ़ावा देने या मजबूत करने का काम नहीं करती, बल्कि यह नागरिक विद्रोह को और भी उत्तेजित करने में सहायक होती है। सीरिया के गृहयुद्ध में विदेशी हस्तक्षेप ने स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया। विभिन्न देशों ने अपने अपने हितों के अनुसार विद्रोहियों और असद सरकार का समर्थन किया, जिससे संघर्ष की आग और भड़क उठी। दूसरी ओर, अल-कायदा जैसे चरमपंथी समूहों ने इस युद्ध के बीच में अपने लाभ की तलाश की। उनके प्रयासों ने सीरिया में आतंकवाद को बढ़ावा दिया, जिससे युद्ध की परिस्थितियां और अधिक विकट हो गईं। असद ने अपने विरोधियों को चरमपंथियों के साथ जोड़कर खुद को सही साबित करने का प्रयास किया, लेकिन इससे विद्रोही बलों का समर्थन और तेजी से कमजोर हुआ, और यह स्थिति अधिक अस्थिर हो गई। सीरिया में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल एक भयानक सच्चाई बन गया, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिबंधित है। 2013 में इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने 1000 से अधिक निर्दोष लोगों की जान ले ली, जिससे वैश्विक चिंताएं बढ़ गईं। आईएसआईएस ने 1/3 सीरिया और 40% इराक पर अपना कब्जा जमा लिया और वहां एक स्वतंत्र शासन स्थापित किया। इसके चलते अल्पसंख्यकों के खिलाफ जघन्य नरसंहार हुआ, जिससे मानवता के प्रति एक और बड़ा अपराध हुआ। सीरिया की सेना ने 2016 में अलेप्पो पर नियंत्रण प्राप्त किया, लेकिन इसके बाद स्थिति और बिगड़ गई। विद्रोहियों ने फिर से हमले शुरू किए, जिससे संघर्ष की स्थितियां और अधिक जटिल हो गईं। रूस-यूक्रेन युद्ध और इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष के कारण असद के समर्थक कमजोर हो गए। इन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए विद्रोही अचानक अधिक सक्रिय हो गए और आगे बढ़ने लगे। असद की सरकार ने विद्रोहियों के खिलाफ फिर से हमला करना शुरू किया, जिसने एक बार फिर उनकी सबसे बड़ी गलती को उजागर किया। इसके परिणामस्वरूप विद्रोहियों ने दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया। सीरिया में कई संगठनों ने एचटीए के साथ विलय किया है, जिससे उनकी ताकत में इजाफा हुआ है। यह विलय संघर्ष के रूप में नए खतरों का संकेत दे रहा है। अल-जुलानी ने अल-कायदा से खुद को अलग करने का प्रयास किया है, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन अब भी उन्हें अल-कायदा का समर्थक मानते हैं। यह स्थिति उनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान को और स्थिरता प्रदान करती है। डिक्टेटरशिप के पतन की प्रक्रिया को डिक्टेटर का दुविधा कहा जाता है, जिसमें तानाशाह अपनी सरकार की वास्तविकता से अनजान रहते हैं। यह एक उदाहरण है कि कैसे सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के बाद व्यक्ति अपनी सच्चाई से कट जाता है।